हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एपेक्स क्लासेस एडुटेक में। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का सेकंड पोर्शन, जो हमने कल वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। उसके आगे के वीडियो लेक्चर को आज हम पढ़ते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का भाग 2, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि बेसिकली क्या क्या बातें पढ़ी थी। तो देखिए, हमने कल जो है वो औसत धारा के बारे में बात की थी, औसत वोल्टेज के बारे में बात की थी, और वो भी औसत की वैल्यू अगर की बात की जाए तो हमने पढ़ा था कि IRMS या फिर आई एवरेज का जो बेसिकली हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था T1 से लेकर T2 I dt डिवाइड बाय T1 से T2 dt। और इसी तरीके से सेम हमने वोल्टेज के लिए भी लिखा था कि V एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 V dt। यहाँ पे I की जगह पे केवल क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और हमने इसके बाद में इसके एवरेज की जब बात की थी तो हमने एक धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र, इन दोनों के बारे में चर्चा की थी। तो धनात्मक अर्धचक्र का जो मान आया था वो एवरेज धनात्मक, वो जो वैल्यू हमने डिस्कस की थी वो थी 2I0 डिवाइड बाय पाई, जिसको अगर आप डेसिमल नंबर में लिखे तो 2 डिवाइड बाय पाई करेंगे तो 0.637 I0 आता। ठीक। और इसी तरीके से वोल्टेज को लिखा जाए तो V एवरेज, वो भी पॉजिटिव साइकिल के लिए लिखा जाए तो 2V0 डिवाइड बाय पाई आएगा। और अगर नेगेटिव साइकिल के लिए, जो आपको एक तरीके से होमवर्क के थ्रू मैंने दिया था कि इसको करने का प्रयास करना, तो उसको अगर आपने किया है तो ऋणात्मक अर्धचक्र की बात की जाए तो I एवरेज ऋणात्मक या नेगेटिव वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव वैल्यू आपकी आई है -2I0 डिवाइड बाय पाई, जिसको आप लिख सकते हो -0.637 I0। ये चर्चा हमने पहले की थी। और वोल्टेज भी निकालेंगे तो वोल्टेज भी सिंपल सा है, धनात्मक अर्धचक्र है तो यहाँ पे V0 आ जाएगा शिखर मान, जिसको अपन पीक वैल्यू बोलते हैं कि कितना मैक्सिमम जो है वो करंट और वोल्टेज जिस तरीके से चल रहे हैं। ये करंट का ग्राफ होता है, तो ये जो करंट का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से। तो यहां पर पीक वोल्टेज या पीक करंट की बात की जाए तो वो बेसिकली I0 कहलाता है। करंट है तो I0 आएगा, वोल्टेज है तो V0 आएगा। तो ये बेसिकली आपके शिखर मान के बारे में बात कर रहा है कि शिखर मान जो होगा, जो धनात्मक अर्धचक्र की वैल्यू होगी, वो शिखर मान की कितनी होगी, 0.637 वैल्यू होगी। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे बोर्ड में कि सिद्ध कीजिए कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र का मान उसके शिखर मान का 0.637 वैल्यू होती है। तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है। आज जो चर्चा करेंगे वो इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज जो बात की जा रही है वो कंप्लीट साइकिल की बात की जा रही है। वैल्यू तो एवरेज ही निकाल रहे हैं, लेकिन उस वैल्यू एवरेज के अंदर भी कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए देखिए, टाइम था T1 से T2 तक, बस टाइम का ही केवल चेंज होना है और कुछ नहीं है। तो टाइम देखिए, अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं, एक पूर्ण चक्र की बात करूं, तो पूर्ण चक्र के लिए टाइम हो जाएगा 0 से लेकर कैपिटल T। तो कुछ भी नहीं, उस तरीके से ही डेरिवेशन करना है। लेकिन ये जो डेरिवेशन है, इसके अंदर आपको टाइम की जो लिमिट पुट करनी है वो कहां से, 0 से लेके कैपिटल T तक पुट करनी है। क्लियर हो रही है बात? तो आइए चर्चा करते हैं एक पूर्ण चक्र के लिए। तो हमारा अगला जो पोर्शन आता है कि AC के एक पूर्ण चक्र, पूर्ण चक्र का दरअसल मतलब क्या हुआ, 0 से कैपिटल T, पूरे टाइम की बात की जा रही है। एक पूर्ण चक्र, कंप्लीट साइकिल की बात की जा रही है। तो AC के एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, ठीक, एवरेज वैल्यू ही निकाल रहे हैं।
फॉर्मूला आपको पता ही है, जो पहले चर्चा की है उसी पे लिमिट अलग अलग पुट की जाएगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आई एवरेज, और वो भी कंप्लीट साइकिल की। तो कंप्लीट साइकिल की निकालेंगे तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल टी, T1 से T2 तक। तो यहां पे कंप्लीट साइकिल की बात की जाए तो कंप्लीट साइकिल हमारा बेसिकली ये T, ये करंट, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 0 से लेकर T तक। तो पूरा जो हमारा कंप्लीट साइकिल हुआ वो कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेकर T तक हो गया। तो लिमिट हमारी पुट हो जाएगी 0 से लेकर T तक। तो इसके वैल्यू जो होगी वो क्या लिखी जाएगी, I dt डिवाइड बाय 0 से T तक dt, यही हुई। अब अपन को पता है कि I जो है यहां पे फिक्स नहीं रहती है, ये जो है वो समय के साथ परिवर्तित होती है, और इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। तो ये हमने देखा था कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। I की जो वैल्यू होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो है किस तरीके से, किस फॉर्म में मैथमेटिकली बताई जाती है, तो वो होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो कुछ नहीं करना है, I की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो I एवरेज इज इक्वल टू 0 से लेकर T तक, I की वैल्यू वहां से पुट करो, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय, अब सुनिए मेरी बात, dt का समाकलन, आई होप आप लोगों को समाकलन अच्छे से आते होंगे। तो आपने पढ़ा भी हुआ भी है कि dt का समाकलन होता है t, dx का x होता है, dy का y होता है, dz का z होता है। तो उसी तरीके से dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखोगे तो कैपिटल T और लोअर लिमिट रखोगे तो 0, जिसका कोई बेसिक मतलब नहीं है। तो ये डायरेक्ट ही आप कैपिटल T भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार के लिए चलो पूरा डेराइव ही करता हूं। तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल t, लिमिट रखनी है 0 से लेकर कैपिटल T तक। तो जरा ध्यान दीजिए, ये आई नॉट क्या है, आई नॉट होता है पीक वैल्यू, शिखर मान। और ये जो शिखर मान होता है वो समय के साथ बदलता नहीं है, ये तो फिक्स है, ऊपर से नीचे तक जो जा रही है ये करंट, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स। और फिक्स वैल्यू है तो इसको टाइम के साथ में इसका समाकलन नहीं होगा, तो बाहर फेंक दो इसको समाकलन के बाहर। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया, आई नॉट को ले लिया बाहर, और समाकलन किसका करना है, 0 से लेकर T तक समाकलन करना है साइन ओमेगा टी डी टी। और नीचे क्या टर्म बच गई, तो देखिए अपर लिमिट रखो तो कैपिटल T, लोअर लिमिट रखो तो 0, तो T माइनस 0 क्या हो जाएगा, कैपिटल T। तो इसको लिखा गया कैपिटल T। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास में बाहर तो आ गया आई नॉट डिवाइड बाई टी, समाकलन किसका करना है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है या समाकलन करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ओमेगा टी का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या हो जाएगा, तो ये लिखा गया आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई टी। तो एज इट इज समाकलन किसका किया, साइन का, तो साइन का हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ओमेगा। कहां से कहां तक लिमिट चली जाएगी, तो लिमिट वही 0 से लेके कैपिटल टी तक चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैं ले रहा हूं, तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई टी तो है ही, तो ये लिखा गया आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई टी। और क्या था ये बेसिकली माइनस, तो इस चाहो तो इस माइनस को भी आप बाहर लिख सकते हो, इस माइनस को भी बाहर लिख लेते, तो ये लिखा गया माइनस, और अंदर क्या टर्म बची हुई है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा को भी बाहर ले लो, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल टी तक आ जाएगी लिमिट इसकी। यही बना, ओमेगा जो नीचे लिखा हुआ था उसको हमने बाहर ले लिया। तो अब ये बेसिकली क्या लिखा गया, इसको इधर की ओर सॉल्व कर रहा हूं, तो ये लिखा गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो उच्चतम सीमा को पहले रखो, तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा 0,
पहले अपर लिमिट स्मॉल टी में वैल्यू पुट करनी है कि स्मॉल टी तो चेंज हो रहा है, तो स्मॉल टी का पूर्ण साइकिल के लिए, पूर्ण चक्र के लिए बात की जा रही है, तो कैपिटल टी, और निम्नतम सीमा इसकी क्या है, 0 है, तो 0 पुट की। तो जरा देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखा गया, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, ओमेगा बेसिकली क्या लिखा जाता है, 2 पाई डिवाइड बाई टी, ओमेगा का दूसरा नाम होता है। तो कैसे लिखा जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई टी, और ये टी एज इट इज। अब जरा ध्यान दो, कॉस ओमेगा को क्या लिखेंगे, अगेन 2 पाई बाई टी, और ये टी माइनस ये बन गया कॉस 0, क्योंकि ओमेगा का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो कॉस 0 लिखा गया। तो अब देखिए ये बेसिकली क्या हुआ, टी ने टी को मार दिया, इस टी ने इस टी को मार दिया। तो देखिए क्या बन गया, आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, ये हो गया कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। अब यहां पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो यहां पे अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये बेसिकली आएगा आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 करते ही क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगी। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये पूरी टर्म यहां से ये 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो बेसिकली हमारा जो आई एवरेज आया वो आई एवरेज क्या आ गया, 0 आ गया। क्या समझे इसका मतलब, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि एक पूर्ण चक्र के अंदर जब प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र की बात की जाए, धनात्मक प्लस ऋणात्मक दोनों चक्रों को मिला करके, तो पूरी जो औसत धारा आती है वो औसत धारा कितनी प्राप्त होती है अपने को, 0 प्राप्त होती है। इसी तरीके से अगर मैं वोल्टेज की भी बात करूं तो वोल्टेज के लिए भी सिंपल सा वही फॉर्मूला लेना, बस आई नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, वी नॉट। यहां पे सभी जगह पे जहां जहां पे आप लोग आई नॉट लिख रहे हो उन सभी जगह पे बेसिकली क्या पुट कर दो, वी नॉट पुट कर दो। तो जैसे ही वी नॉट पुट करोगे तो इसके अंदर से वापस से यूं का यूं ये ऐसे का ऐसे सॉल्व होगा, और फिर वापस से इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पूर्ण चक्र में जो एक कंप्लीट साइकिल होता है प्रत्यावर्ती धारा का, उस कंप्लीट साइकिल में औसत धारा का मान कितना होता है, 0 होता है। और दूसरी बात यह भी बोली जा सकती है कि औसत वोल्टेज का मान एक पूर्ण चक्र के अंदर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो अगर मैं वी एवरेज अगर लिखना चाहूं तो वी एवरेज बेसिकली इसी तरीके से क्या लिखा जाएगा, 0। ये कंप्लीट साइकिल की बात हुई है, एक पूर्ण चक्र की बात हुई है। ये जो बात की जा रही है एक पूर्ण चक्र की बात हो रही है, ठीक। तो एक पूर्ण चक्र के अंदर जो औसत धारा का मान या औसत वोल्टेज का मान क्या प्राप्त होता है अपने को, 0 प्राप्त होता है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, क्योंकि जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है उसके अंदर हमने एक बात देखी थी कि चाहे आई एवरेज ले लो या वी एवरेज ले लो, दोनों में एक ही तरीके का संबंध प्राप्त होता है। तो अपन आई से सारे डेरिवेशन किए, तो जरा आई से इसको सॉल्व करते हैं। तो आई एवरेज धनात्मक अर्ध चक्र का क्या प्राप्त हुआ था, जरा बताइए, धनात्मक अर्ध चक्र का क्या होता है, 0.637 आई नॉट। ये धनात्मक अर्ध चक्र की बात हुई थी। और अगर इसी तरीके से आई एवरेज ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात की जाए तो ऋणात्मक अर्ध चक्र का क्या आता है, -0.637 आई नॉट। अब इसके लिए आपने लिमिट क्या पुट की थी, इसके लिए जो आपने बेसिकली लिमिट पुट की थी वो थी 0 से t/2। जब आप डेरिवेशन करते हो इसका पूरा, तो उस समय लिमिट क्या पुट की थी, धनात्मक अर्ध चक्र में लोअर लिमिट थी 0 और अपर लिमिट थी t/2। जबकि अगर ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात करें तो ऋणात्मक अर्ध चक्र में होती है t/2 से t तक, क्योंकि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बार बार एक ही बात बता रहा हूं, समझना इस तरीके से। तो धनात्मक अर्ध चक्र है, ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक के लिए 0 से t/2 लिमिट पुट हुई और ऋणात्मक के लिए t/2 से लेके t तक की लिमिट पुट हुई।
तो इसका जो हमारा आंसर आता है, ये जो आंसर है बेसिकली, ये आंसर हमारा बेसिकली क्या आया 0.637 आई नॉट, और यहां पे जो आंसर आया माइनस का 0.637 आई नॉट। तो जब इन दोनों वैल्यू को आप ऐड करोगे तो आंसर तो जीरो आना ही था, स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है भाई। मैथमेटिक्स की नॉर्मल सी बात करें, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और हमने इसको पूरा डेरिवेशन से प्रूव किया। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि जो प्रत्यावर्ती धारा के एक कंप्लीट साइकिल में पूरे औसत, एक कंप्लीट साइकिल का, एक पूर्ण चक्र का अगर औसत लिया जाए तो उस औसत की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, जीरो प्राप्त होती है। यह सिद्ध करना है। तो कंप्लीट साइकिल की बात करें तो जो डेरिवेशन अभी हमने किया है बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से आपको करना है। क्लियर भाई बात, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास में, चलो ये तो अपने को समझ में आ गया मैथमेटिकली कि पूर्ण चक्र के अंदर जो है वो औसत धारा का मान या औसत वोल्टेज का मान शून्य होता है। चलो इसको एक बार यहां पे लिख भी देते हैं नोट पॉइंट के रूप में कि एक पूर्ण चक्र कंप्लीट साइकिल में औसत धारा या की जगह वह लिखना सही बेस्ट है, औसत धारा व औसत वोल्टेज का मान शून्य प्राप्त होता है। ये अपन ने, ये एज इट इज अगर बोर्ड में आएगा तो यहां पे वर्ड लग जाएगा सिद्ध कीजिए, बाकी यूं का यूं चपके आएगा। तो आपको जो अभी डेरिवेशन करवाया गया बिल्कुल इसी तरीके से करके आना है एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अब देखिए, ये तो बात हो गई, चलो कि हमने मैथमेटिकल वैल्यू निकाल। अब इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, इसको हमने औसत चक्र से बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं कि एक औसत चक्र के अंदर वैल्यू जीरो आई है, इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, उस मतलब को समझते हैं। तो देखिए, हमारे जो धारा और वोल्टेज मापने के लिए कुछ मीटर काम में आते हैं, धारा भी मापते हैं और वोल्टेज भी मापने के लिए मीटर काम आते हैं, जिसको बोलते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर। धारा जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, अमीटर के द्वारा मापी जाती है, जबकि जो वोल्टेज मेजर किया जाता है, अमीटर क्या मापता है, धारा मापता है, धारा मापने का उपकरण है। और ये हमेशा कैसे लगता है, श्रेणी क्रम में। कोई भी सर्किट है उसके हमेशा किसमें लगेगा, श्रेणी क्रम में लगेगा। जबकि जो वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर क्या करता है बच्चों, वोल्टेज मापता है, विभवांतर मापता है, वोल्टेज मापने का उपकरण है। और याद रखना, ये हमेशा समांतर क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, जो अपन 5th चैप्टर में सारी बातें पढ़ते हैं। तो श्रेणी क्रम के अंदर अमीटर लगता है और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगता है, और ये बेसिकली वोल्टेज और धारा को मापते हैं। तो जो डीसी मापने वाले अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि डीसी मापने वाले, एक तो होती है डीसी, एक होती है एसी, जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि एक डीसी धारा होती है, एक एसी धारा होती है। अब जो पूरी चर्चा कर रहा है वो एसी के बारे में कर रहे हैं, लेकिन जो डीसी होती है उसको मापने के लिए जो अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं वो आपके एसी मापने में काम में नहीं आते। उनको अगर आप एसी के अंदर लगा दोगे वो रीडिंग नहीं शो कर पाएंगे। आपने डीसी माप रहा था, कोई बैटरी थी, बैटरी से कुछ करंट निकल रही थी और उस करंट को मापने के लिए आपने अमीटर जोड़ दिया, वो फटाक से रीडिंग बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसी अमीटर को हटा करके आपने एसी के अंदर लगा दिया, जो प्रत्यावर्ती धारा का उपकरण लगा हुआ है उसके अंदर लगा दिया, वो रीडिंग शो नहीं कर पाएगा, वो रीडिंग नहीं दे पाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है कि डीसी मापने वाले मीटर एसी को नहीं मापते? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीसी मापने वाले मीटर एसी को नहीं माप सकते। इसका सिंपल सा मान यह होता है कि जो एसी है उसके एक पूरे चक्र में, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर औसत धारा और औसत वोल्टेज कितना होता है, जीरो होता है।
और आपके जो ये डीसी के अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, ये डीसी मापने वाले वोल्ट मीटर और अमीटर, ये हमेशा औसत धारा को मापते हैं, औसत वोल्टेज को मापते हैं। क्योंकि अगर आप डीसी की बात करोगे तो डीसी के लिए अगर औसत निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये टाइम है, ये करंट है, बिल्कुल सीधा ग्राफ चल रहा है। अगर आप हर जगह पे देखोगे तो हर जगह पे आपको वैल्यू सेम मिल रही है, करंट की वैल्यू एक समान है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो इसके लिए ये बेसिकली आपकी जो है वो औसत धारा ही है। हर पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे आपकी औसत धारा सेम है, तो इसीलिए रीडिंग शो कर देंगे। जबकि बात की जाए एसी की, तो एसी बेसिकली जो है वो एकदम फिक्स वैल्यू में नहीं चलती, किसी जगह पे कम है, किसी जगह पे, यहां पे देखोगे रीडिंग अलग आएगी, यहां पे देखोगे रीडिंग अलग आएगी, यहां देखोगे रीडिंग अलग है। तो इसका अगर औसत मान निकाला जाए तो वो औसत तो 0 आता है। तो इसीलिए जो एसी डीसी मापने वाले जो उपकरण होते हैं वो एसी को नहीं माप सकते, क्योंकि एसी मापने वाले जो उपकरण होते हैं वो औसत धारा को मापते हैं और औसत वोल्टेज को मापते हैं। जबकि यहां पे देखा जाए तो एसी जो है, इस एसी का औसत मान ही 0 है, तो आपका जो मीटर है वो मीटर रीडिंग ही शो नहीं कर पाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से मीटर होता है, ऐसा ही होता है जैसे बाइक वगैरह में जो मीटर लगा होता है, इस तरीके से इसके ऊपर कुछ रीडिंग होती है। यहां 1 लिख दिया, 2, 3, 4 इस तरीके से, और यहां पे होती है उसकी नीडल, कांटा होता है। अब लॉजिकली सोचिए, हमारी जो एसी होती है वो क्या एक ही डायरेक्शन में चलती है? नहीं, जो एसी होती है वो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में चलती है, जो पिछले वीडियो लेक्चर में इसको पूरा डिटेल में समझाया हमने। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अब लॉजिकली सोचो कि मान लीजिए इस मीटर को, ये जो उपकरण था, इसको आपने एसी मापने के लिए लगा दिया, तो लॉजिकली सोचिए कि मान लीजिए कुछ देर के लिए करंट जो है वो पॉजिटिव क्लॉकवाइज चल रही है, तो क्लॉकवाइज जाएगी तो ये जो कांटा है, ये जो नीडल है, वो रीडिंग शो करने का प्रयास करेगी, थोड़ी सी ये ऊपर उठेगी। जैसे ही ये थोड़ी सी ऊपर उठने का प्रयत्न करेगी, वैसे ही वापस से जो करंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 होके एंटी क्लॉकवाइज चली जाएगी। पहले क्लॉकवाइज गई, फिर एंटी क्लॉकवाइज गई, तो जैसे ही ये क्लॉकवाइज से वापस एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो ये नीडल तो वापस पीछे आ जाएगी। मतलब ये नीडल जो है ये पूरी रीडिंग शो कर ही नहीं पाएगी। क्लॉकवाइज थी तो थोड़ी सी ऊपर गई, जैसे ही थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास कर रही थी, करंट तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये बहुत तेजी से हो रही है, और इस कंडीशन के अंदर आपकी जो ये नीडल है वो केवल और केवल वाइब्रेट करेगी, इस तरीके से केवल और केवल वाइब्रेट करती रहेगी, रीडिंग शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती जा रही है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो कोई कम आवृत्ति की नहीं होती है, इसकी आवृत्ति काफी ज्यादा होती है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि हमारे इंडिया के अंदर जो आवृत्ति है वो आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है। जो हमारे घरों में करंट आ रही है और वोल्टेज आ रहा है, उस प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है, आवृत्ति का बेसिक मतलब क्या होता है, एक चक्र पूरा करने में जो एकांक समय में जितने साइकिल कवर किए, वो साइकिल क्या कहलाते हैं, वो चक्र क्या कहलाते हैं, वो चक्र कहलाते हैं आवृत्ति। और 1 सेकंड के अंदर ये 50 हर्ट्ज मतलब 50 सर्कल पूरे कर रही है। 1 सेकंड समय का बहुत छोटा हिस्सा है और उसके अंदर ये 50 ऐसे साइकिल पूरे कर दिए। तो अब सोच सकते हैं कि कितना स्पीड से ये कांटा इधर उधर हिलेगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण है कि डीसी मापने वाले मीटर एसी को नहीं माप सकते। तो सिंपल सा आंसर क्या लिख के आओगे कि डीसी मापने वाले मीटर औसत धारा और औसत वोल्टेज को मापते हैं, जबकि यहां एसी मापने के लिए औसत धारा का या औसत वोल्टेज का मान 0 होता है, और इस 0 के कारण आपका जो ये मीटर है वो रीडिंग शो नहीं कर पाएगा। या दूसरा इसका ये भी कह सकते हो कि ये जो सुई है, ये नीडल है, वो अपने जड़त्व के गुण के कारण पूरी रीडिंग शो नहीं कर पाएगी। ये बस अपनी जगह पे हिलती रहेगी, वाइब्रेट होती रहेगी, और वाइब्रेट होके एक टाइम के बाद में, फिर उसके बाद में अगर इसको हाई वोल्टेज दे दिया तो शायद उपकरण खराब भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके डीसी मापने वाले मीटर एसी को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं होते। क्लियर है बात? तो इसी पॉइंट को अगर अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि डीसी मापने वाले मीटर, यहां मीटर कौन से, अमीटर और वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूं, दोनों एक साथ मीटर वर्ड लिख लिया उसके लिए।
तो डीसी मापने वाले मीटर एसी को नहीं माप सकते, क्योंकि एसी के एक पूर्ण चक्र औसत मान 0 होता है, जबकि डीसी मापने वाले मीटर औसत मान पढ़ते हैं। कौन से मान को पढ़ते हैं बेटा? औसत मान को पढ़ते हैं। और चूंकि औसत मान एसी का तो 0 ही हो गया, इसीलिए जो आपकी जो सुई है वो जड़त्व के गुण के कारण अपनी जगह से नहीं हिलेगी, बस वो वाइब्रेट करेगी और बस वहीं पे रुक जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से आप याद करना। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहां तक की बात चलो आ गई समझ में कि डीसी के मापने वाले मीटर जो होंगे वो एसी के अंदर काम में नहीं आएंगे। तो कौन से मीटर बनाए, कैसे बनाए? भाई एसी को भी तो मेजर करना है, एसी को भी तो मापना है, कितने वोल्ट की करंट आ रही, कितने वोल्टेज का कितना वोल्टेज हमारे घरों में आ रहा है, कितनी करंट आ रही है, उसको भी तो मापने का कोई सुविधा होगी, कोई ना कोई मीटर होगा। तो वो जो मीटर होते हैं उनका एक विशेष नाम होता है और वो होते हैं तप्त तार मीटर। एसी मापने के लिए जो काम में आते हैं वो एसी मापने वाले मीटर तप्त तार मीटर कहलाते हैं, या तप्त तार मीटर होते हैं, ऐसे बोल दो। यहां पे मीटर वर्ड लग रहा हूं तो इस मीटर वर्ड का मतलब अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों से है। धारा मापनी होगी तो तप्त तार अमीटर, और वोल्टेज मापना होगा तो तप्त तार वोल्ट मीटर। तो एसी मापने वाले मीटर तप्त तार मीटर होते हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि एसी मापने वाले जो मीटर होते हैं वो बेसिकली कौन से प्रभाव पे आधारित होते हैं, किस प्रभाव पे वो काम करते हैं। तो वो जो प्रभाव है वो जरूर ध्यान रखना, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वो गर्म होगा, उसके अंदर कुछ ऐसे वायर लगे हुए होते हैं और वो वायर गर्म होते हैं और गर्म होकर फिर उसके बाद में रीडिंग शो होती है। तो आपके कोर्स में तप्त तार की कोई वर्किंग तो इसका पूरा डिटेल में है नहीं, आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि कौन से मीटर होते हैं। तो तप्त तार मीटर होते हैं और वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और यह बात भी हमेशा ध्यान रखना कि जो तप्त तार मीटर होते हैं वो धारा के औसत मान को नहीं पढ़ते, क्योंकि औसत मान तो 0 है, कैसे पढ़ेंगे। तो ये कौन से मान को पढ़ते हैं? तो यहां पे बात आती है कि तप्त तार मीटर एसी के वर्ग माध्य मूल मान को पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके अगला टॉपिक वर्ग माध्य मूल मान ही है कि एसी मापने वाले मीटर कौन सी रीडिंग को शो करते हैं, कौन सी रीडिंग पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कौन सी रीडिंग है, वो वर्ग माध्य मूल मान, जिसको अपन आरएमएस कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वर्ग माध्य मूल मान वो मान जो तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर के द्वारा पढ़ा जाता है, क्योंकि औसत मान तो 0 है एसी का। तो उसको अपन किससे रिप्लेस करते हैं? आरएमएस वैल्यू से। तो अगला टॉपिक अपना आता है कि वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है, कैसे उसको बताते हैं, किस तरीके से उसकी पूरी गणित पढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है वो है एसी का आरएमएस। आरएमएस की वैल्यू फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, या फिर आरएमएस मान।
कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ध्यान से देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके संपूर्ण एक चक्र का जो पूरा एक सर्कल पूरा करेगा, वो एक सर्कल के अंदर उसके वर्ग के माध्य का मूल मान, वर्ग करो पहले, फिर उसका माध्य निकालो, फिर उसका मूल करो। तो वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, आरएमएस वैल्यू। और वही आरएमएस वैल्यू तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर जो उसके अंदर लगे हुए हैं वो उस मान को पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आरएमएस की बात की जाए तो आरएमएस के फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले की बात करें तो आई आरएमएस, अगर करंट निकालनी है आपको तो आई आरएमएस, ध्यान रखिएगा, आई आरएमएस वगैरह जो है ये अपन कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, पूरे एक चक्र की बात की जा रही है। तो चक्र की बात करेंगे तो औसत लेना है, तो औसत कैसे लेते हैं, 0 से लेके t तक आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाय 0 से लेकर t तक dt, और इसका कर दो रूट। ये आरएमएस का फॉर्मूला है। देखिए आपने क्या किया, वर्ग किया, ठीक है, फिर माध्य भी निकाला, समय का भाग दे दिया क्योंकि समय के सापेक्ष धारा बदल रही है, तो जिसके सापेक्ष बदल रहा है उसका भाग देना। तो वर्ग किया, उसका माध्य निकाला और उसका मूल ले लिया, वर्ग मूल ले लिया, तो इसी को बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान आई आरएमएस। और इसी तरीके से अगर वोल्टेज की बात करूं तो वी आरएमएस क्या हो जाएगा, बस इसी तरीके से एक और फॉर्मूला बनेगा, रूट लगाओ, समाकलन करो एक पूर्ण चक्र का 0 से लेके t तक, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डी टी, और समाकलन 0 से लेके t तक dt, खत्म। ये दो फॉर्मूले काम में आएंगे वी आरएमएस और आई आरएमएस निकालने के। तो वर्ग माध्य मूल मान बेसिकली होता क्या है कि एक प्रत्यावर्ती धारा के कंप्लीट चक्र में, पूरे एक चक्र में, क्योंकि कंप्लीट सर्कल के लिए ही होता है, ये कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, एक चक्र के लिए। तो पूर्ण चक्र के अंदर धारा के वर्ग करना, उसका पहले तो उसका वर्ग करो, फिर उसके बाद उसका माध्य निकालो और फिर मूल कर दो। यह होता है आई आरएमएस, जो तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर के द्वारा पढ़ा जाता है। तो देखिए करंट के तो हमने औसत वगैरह निकाले हैं, वोल्टेज को अभी तक हमने काम में नहीं लिया है, तो इस बार वोल्टेज का आई आरएमएस निकालते हैं। और वोल्टेज का आई आरएमएस आ जाएगा तो उससे ही अपन करंट भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केवल फर्क किसका आ रहा है, आई और वी का ही तो आ रहा है, डेरिवेशन तो सेम ही रहना है, गणित तो पूरी सेम ही रहनी है। तो निकालेंगे वोल्टेज का, उससे ही अपन किसको और सीख लेंगे, करंट के भी आरएमएस मान को सीख लेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकाला जाएगा, तो अपन निकालते हैं वोल्टेज का, इसी तरीके से करंट के लिए भी निकाल लेंगे। तो यहां लिखा जाएगा वोल्टेज के लिए आरएमएस मान। तो वोल्टेज का आरएमएस मान कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है कि वी आरएमएस क्या बन जाएगा फॉर्मूला बच्चों, रूट लगाओ, समाकलन करो 0 से लेके t तक वी स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से लेके t तक dt, यही फॉर्मूला। अब बस हमें पता है, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं अच्छे से, क्या बात, कि v इज इक्वल टू तो होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा के लिए दो समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे बेसिकली v इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, उठा के यहां फेंक दो इस स्क्वायर वाली टर्म में, तो पूरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 से लेकर t तक v स्क्वायर, उस पूरी टर्म को रखो तो v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आगे dt लगा हुआ है ही, डिवाइड बाय, अब देखो इसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, dt का समाकलन क्या होता है, t होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो कैपिटल T आ जाएगा, जो हमने पहले भी देखा है। तो dt का समाकलन डायरेक्ट पुट कर दो t, ठीक। अब देखिए, अब इसी को अपन आगे क्या लिख सकते हैं, वी नॉट जो है वो वी नॉट क्या है, टाइम के साथ बदलेगा थोड़ी, ये तो शिखर मान है, शिखर मान टाइम के साथ बदलता नहीं है, तो बाहर फेंको समाकलन के। तो जैसे ही बाहर फेंका, रूट तो एज इट इज रहने दो, वी नॉट को समाकलन के बाहर ले लिया, वी नॉट का स्क्वायर एज इट इज पड़ा है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, चलो साहब टी लिख लिया। समाकलन किसका करना है, तो समाकलन करना है 0 से लेके टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी
ये हो गया। अब देखिए यहां पे समाकलन में प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। कुछ ऐसी टर्म, ऐसे मैथमेटिक्स भी होती है जिनके समाकलन हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको अपन किसी दूसरे सूत्र में लिखते। तो दूसरे सूत्र में इसको बनाना पड़ेगा कि साइन का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता। तो कैसे किया जाए? तो साइन का जो दूसरा फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। एक सूत्र होता है और वो सूत्र मैं यहां पे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। कुछ नहीं तो बस इस वैल्यू को यहां पुट करो तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो लिखा गया वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, समाकलन 0 से लेकर टी तक, साइन की वैल्यू पुट करो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, और पूरी टर्म का क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये बेसिकली हमारे पास बन गया। तो अब अगर देखा जाए तो 2 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, लेकिन 1 का तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 1 माइनस ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके साथ में ये dt तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, ऐसे है ये तो पूरी समीकरण। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसी को आगे क्या लिखा जाएगा? रूट ऑफ, ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन, ये 2 को बाहर ले लो तो ये बन गया 2t, फिर ब्रैकेट लगा दो। अब dt को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो, तो ब्रैकेट खोला जाए तो 0 से लेकर t तक, और dt आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये लिखा गया dt माइनस समाकलन 0 से लेकर t तक। भाई समाकलन इसके साथ है, 2 तो बाहर आ गया, dt का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, और ये समाकलन इसके साथ भी रहेगा, तो cos 2 ओमेगा टी dt, और ब्रैकेट कर दो बस। भाई नॉर्मल सी गणित तो लगेगी इसके अंदर थोड़ी सी, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर इसके आगे का देखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए ये ध्यान रखना कि कहां तक अपन आगे पहुंचे, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो ये लिखा गया वी आर एम एस इज इक्वल टू, क्या था वो? ये था रूट के अंदर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, रूट में वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, समाकलन 0 से लेके t तक dt माइनस समाकलन 0 से लेके t तक cos 2 ओमेगा टी dt। ठीक, उसी टर्म को वापस लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 2t, रूट तो है ही, dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, 0 से लेके t तक की लिमिट पुट करेंगे, माइनस cos 2 ओमेगा टी, ये जो cos 2 ओमेगा टी है इसका समाकलन बेसिकली क्या हो जाएगा? तो ये लिखा जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से लेकर t तक। ये इसका समाकलन होता है। cos का समाकलन क्या होता है? cos का होता है साइन, t के आगे क्या लिखा हुआ है? 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा आ जाएगा भाग में, क्योंकि जो गुणांक होता है t का वो भाग में आ जाता है। समाकलन का नियम ये कहता है। ये हो गया। अब क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। तो देखिए किस तरीके से लिखा गया, ये हो जाएगा रूट ऑफ वी नॉट बाई 2t, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखने का तो कोई तुक ही नहीं है, केवल कैपिटल टी रख दो, माइनस, अब देखिए अपर लिमिट रखो तो ये बनेगा साइन 2 ओमेगा, और फिर अपर लिमिट क्या है? कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, फिर रखो लोअर लिमिट माइनस के साथ, तो माइनस साइन 2 ओमेगा 0 अपॉन 2 ओमेगा। ये बेसिकली हो गया हमारे पास। भाई क्या किया गया? अपर लिमिट रखी टी, 2 ओमेगा तो नीचे पड़ा, या फिर लोअर लिमिट पुट की गई। अगर ध्यान से देखा जाए तो ओमेगा, ये जो पूरी टर्म है, अब इतनी बड़ी टर्म आ रही तो कट ही रही होगी, तो ये पूरी टर्म साइन 0, ये पूरी टर्म 0 में चली जाएगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, पूरी टर्म उड़ गई।
अब कौन रह गया, इस ओमेगा की बात करनी है। तो ओमेगा का दूसरा नाम बेसिकली क्या होता है, 2π/t। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए वैल्यू पुट करें तो बेसिकली क्या आ रहा है भाई, ये तो पूरी टर्म हट गई है, ओमेगा की जगह 2π/t पुट कर दो तो देखिए क्या आ रहा है, VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ V0/2t कैपिटल T एज इट इज माइनस साइन 2 इंटू 2π/t। 2 तो है ही, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा। t से t कैंसल आउट हो गया, साइन 4π बन गया। और हमें पता है कि साइन पाई, 2π, 3π, 4π कुछ भी हो जाए, सारी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मतलब ये पूरी टर्म वापस से हमारे पास में क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ये पूरी टर्म साइन 4π बन जाएगा ये, और साइन 4π की वैल्यू जीरो होती है तो पूरी टर्म चली गई जीरो में। तो केवल और केवल कौन बच गया, टी बच गया। कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे की वैल्यू जीरो हो गई है। ये जो पूरी टर्म थी जिसको हमने लंबा चौड़ा यहां पे लिखा, भाई लिखना तो पड़ेगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम देना और बोर्ड में पूरी चीजें सारी डिटेल में लिखनी होती है, तो ये तो अपने को करना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो क्या आई है, वो पूरे की वैल्यू जीरो हो गई है। केवल और केवल dt रहा, dt का समाकलन क्या हो गया, t। तो यहां पे ध्यान से देखा जाए तो t ने t को मार दिया। तो ये बेसिकली आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया रूट ऑफ, ये स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर था, यहां पे लिखना भूल गए, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा V0 का स्क्वायर अपॉन नीचे कौन पड़ा हुआ है, 2। तो जब इसको अपन लिखेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास लास्ट आया, लास्ट जो रिजल्ट है वो है VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ V0 का स्क्वायर बाई 2, जिसको आप और अच्छे से क्या लिख सकते हो, VRMS इज इक्वल टू V0 बाई रूट 2। इसको रट गया। तो ये हमारे पास RMS वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को तप्त तार अमीटर पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये V0 क्या है। V0 होता है वोल्टेज का शिखर मान, ये पीक वैल्यू है, शिखर मान है। तो अगर मैं IRMS निकालूं, धारा का एक पूर्ण चक्र में मान निकालूं, तो धारा का क्या आना चाहिए भाई, डेरिवेशन उसी तरीके से करना है, बस जहां पे V आ रहा है वहां पे I पुट करना है, जहां V0 आ रहा है वहां पे I0 पुट करना है, बाकी यूं का यूं इस डेरिवेशन को करके आना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं IRMS निकालूं तो IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी तरीके से देखो क्या आनी चाहिए, I0 डिवाइड बाय रूट 2। इसी प्रकार तो इसी प्रकार IRMS ही हो जाएगा। अगर मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहूं तो पॉइंट में बेसिकली क्या लिखा जाएगा, जब आप रूट 2 की वैल्यू पुट करोगे, रूट 2 की वैल्यू पुट करने के बाद इसको निकालोगे तो ये बेसिकली 1 बाय रूट 2 करोगे 0.707 V0। जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी आती है, 0.707 V0। और इसी तरीके से IRMS भी कितना आ जाएगा, 0.707 I0 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि RMS मान जो होता है वो V0 बाई रूट 2, या फिर कहेगा कि 0.707 होता है शिखर मान का। वो वोल्टेज के संदर्भ में भी दे सकता है और करंट के संदर्भ में भी दे सकता है। तो ये बेसिकली हमारी जो वैल्यू होती है वो किसकी है, RMS मान है। तो क्वेश्चन इसका सिंपल सा बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए RMS मान शिखर मान का 0.707 होता है, या फिर वो परसेंटेज में भी पूछ सकता है। परसेंटेज में कैसे पूछेगा कि इसका IRMS अपॉन V0 का अनुपात निकालो। अगर मैं यहां पे अनुपात निकालो तो VRMS अपॉन V0, अगर मैं इसको उधर फेंक दूं, ये टर्म इसके बराबर है, उसको उधर फेंक दिया तो ये बन गया 0.707। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, VRMS अपॉन V0, अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ये आ गया 70.7%। 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि IRMS की वैल्यू जो है वो शिखर मान की 70.7% होती है। क्लियर है बात। तो ये बेसिकली आपको कई बार पूछते हैं 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, जो अपने को पूरे ढंग से तैयार होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये IRMS और VRMS ये सारी बातें समझ में आई होगी।
तो अगले वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे कि ये IRMS और VRMS तप्त तार अमीटर और वोल्ट मीटर मापते हैं तो अपने को बेसिकली कितनी वैल्यू मिलती है, प्रतिरोध पे जब इस वोल्टेज को लगाते हैं तब क्या होता है, प्रेरकत्व पे लगाते हैं तब क्या होता है, तो उसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज आपका केवल होमवर्क इतना ही है कि आपको इस IRMS की ये वैल्यू लानी है जो हमने पहले किया है, उसी से जो हमने V की वैल्यू VRMS निकाला है बिल्कुल उसी तरीके से आपको IRMS की वैल्यू फाइंड करनी है और देखना आंसर यही आएगा, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, वो यूं का यूं छापना है आपको। जहां पे V0 आ रहा है उसकी जगह पे I0 पुट करना है, बाकी यूं का यूं साइन आएगा, साइन को कॉस कर दोगे, कॉस आएगा तो साइन कर दोगे, स्क्वायर में है तो उसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाई 2 लिखोगे। सारी कहानी यूं की यूं आ रही। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे अपेक्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक YouTube चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी YouTube वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।